नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम ट्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लोग लेबर लॉ की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग बहुत सारे एक्ट्स को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग एक अगला एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946, मतलब द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले इसके बैकग्राउंड को हम लोग थोड़ा समझ लेंगे दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या क्यों इस एक्ट को लाया गया और इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें कवर करनी होंगी। ठीक है, तो हर बात को हम लोग समझ लेंगे, फिर इस एक्ट को पढ़ेंगे। और एक छोटा सा एक्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास क्वेरीज आ रही है वो रिपीटेड है, बहुत सारी रिपीटेड क्वेरीज आ रही है जिसपे मैं डाउट क्लास में क्लास बना चुका हूं दोस्त। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग डाउट क्लास की वीडियो देख नहीं रहे। ठीक है, तो प्लीज कम से कम यार डाउट क्लास की वीडियो तो देखो यार। ठीक है, तो आपका मतलब जो भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोबारा आ रहे हैं यार, तो आप लोग देखोगे तो यार उस चीज को ऑलरेडी बनाया जा चुका है, फिर दोबारा उन्हीं बात को फिर से मैं करूँ तो ठीक नहीं लगता है यार। इससे दो लोगों का देखो, एक तो ठीक है आप वीडियो देख नहीं रहे हो तो कोई मतलब है नहीं बनाने का। हाँ, दूसरी बात है अगर कोई देख भी रहा तो यार बार बार रिपीट हो रही है चीजें तो खुद इरिटेट हो जाएगा यार। ठीक है, उसको लगेगा सर बकवास कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इन सब चीजों से दूर रख के आप लोग को अपनी 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 जिम्मेदारी समझ के भाई वीडियो को देखते रहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया, कौन से क्वेश्चन आए कौन से क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, और किन किन क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। पहले बारीकी से एक्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यार दोस्त जो अपना ये एक्ट है क्यों लाया गया, अगर इसके कारण को समझना है तो कुछ बेसिक बातों को हमें समझना होगा दोस्त। ठीक है, जो हम पहली ही क्लास में एक आप लोगों को बताए थे कॉन्सेप्ट कि एक गवर्नमेंट है, ठीक है, और किसी इंडस्ट्री का एम्प्लॉयर है और किसी इंडस्ट्री के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए कि इन्हीं तीनों को रिलेशन को हम लेबर लॉ के अंतर्गत देखते हैं। ये बात हम समझ चुके थे, ये बात हम आपको बताए थे। ठीक है, कि गवर्नमेंट लेबर लॉ बनाएगी क्या, जिसमें इसका इंटरेस्ट देखेगी, साथ में ऐसा नहीं है केवल इसी का इंटरेस्ट देखेगी, इसका भी इंटरेस्ट देखेगी। ये बात पहली भी क्लास में कर लिए थे। अब देखिए क्या है कि जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें समझना है वो ये बात है कि जब तक ये एक्ट नहीं बना था दोस्त, तब तक इंडस्ट्री के अंतर्गत जो भी काम होते थे, ठीक है, उस पे सुप्रीम पावर कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर होता था वो होता था, वही रूल्स रेगुलेशन बनाता था। ठीक है, और रूल्स रेगुलेशन बनाने के साथ इन पे इंपोज किया जाता था। अब क्या है कि ये भी जो है इनका कोई तब तक बढ़िया ट्रेड यूनियन नहीं था। ठीक है, ना ही इनको इतनी ज्ञान थी या इतनी बातें पता थी कि ये मेरे राइट्स है। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो ना ही इनको अपने राइट्स का पता है। ठीक है, तो ये जो होता था एम्प्लॉयर होता था, अनडाउटली इस बात का फायदा उठाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो जब फायदा उठाता था तो होता क्या था, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ये लाया गया। ठीक है, अब दूसरी बात और समझिए कि जो एम्प्लॉयर होता था वो कुछ रूल बना दिया। अब रूल बना दिया, आप सपोज करो, अब वो रूल इन पे लागू होता है। अगर इनके प्रतिनिधि या इनके रिप्रेजेंटेटिव को इस रूल को बनाते समय इसमें शामिल नहीं किया गया तो क्या इनका मतलब इनके फायदे की बात वहां हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर है उसका कहीं ना कहीं मेजर कॉन्सेप्ट होता है कि अपने प्रॉफिट को आगे या ज्यादा बढ़ाना है। समझ में आया? समझ गए इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए क्या है कि इन सब बातों को ध्यान में रख के एक एक्ट की आवश्यकता पड़ी जिसको 1946 के अंतर्गत लाया गया। अब वहां क्या कहा गया कि जो लेबर लॉ जितने भी बनेंगे पहली क्लास में हम लोग समझ सकते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक ऐसा एक्ट बनाए जिसमें इसके इंटरेस्ट के साथ इसके भी इंटरेस्ट की बात हो, साथ में इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जाए। समझ में आया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई?
गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया। अब देखिए जरूरत अगर है तो उसका बेनिफिट क्या मिल सकता है, इस बात को समझना है। अब देखिए दोस्तों क्या होता था कि बहुत सारी उस समय इंडस्ट्री थी, तो हर इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन अलग थे, उसमें यूनिफॉर्मिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो उस यूनिफॉर्मिलिटी लाने की जरूरत थी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में इन दोनों के बीच मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच अगर कम कॉन्फ्लिक्ट होगा और उनके बीच झगड़े कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पीस का माहौल होगा, और पीस का माहौल होगा तो वहां की जो वर्किंग कंडीशन होगी वो कहीं ना कहीं अच्छी है। अब देखिए दोस्त, जहां की वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी वहां का एम्प्लॉयर भी खुश होगा और एम्प्लॉय भी खुश होंगे और वो वर्क को अच्छे से परफॉर्म करेंगे और अनडाउटली उस इंडस्ट्री के ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। और किसी भी इंडस्ट्री का ग्रोथ उस देश के नेशनल इनकम के ग्रोथ को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मेजर रोल मतलब उस देश के नेशनल इनकम को बढ़ाने में एक मेजर रोल अदा करता है। समझ में आया बात? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी बैकग्राउंड के अंतर्गत इस एक्ट को लाया गया, इन सब बातों को ध्यान में रख के इस एक्ट को लाया गया। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत इसके राइट की बात करेगा, साथ में इसके भी राइट की बात करेगा। समझ में आया? ठीक है। और अगर सिंपल भाषा में समझे तो हम पाते हैं क्या है कि ये एक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है, ठीक है। क्या है? ऑर्डर है जो अप्लीकेबल है किस पे? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर की, मतलब दोनों को समझना है और दोनों की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है। समझ में आया कि इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविजन है उन दोनों को समझना है, ठीक है, और दोनों को कवर करेगा वो। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब देखिए कि अगर ये एक ऑर्डर है या एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहीं ना कहीं है, समझ लीजिए उस ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशन समझ के चलना है, ठीक है। कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग उसको वायलेट करते हैं, तो पेनाल्टीज की बात होगी। तो इस एक्ट के अंतर्गत हम पाते हैं पेनाल्टीज की भी बात की गई है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आइडियल कंडीशन की बात की जाएगी जहां पे एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपको इस ऑर्डर को ध्यान में रख के ये सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। कि मतलब कुछ मेजर गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के ध्यान में रख के या उस गाइडलाइंस के अंतर्गत ही आपको इंडस्ट्री के अंदर वर्क परफॉर्मेंस करवाना है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। चलिए अब इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। बाकी हिस्टोरिकल पार्ट में इसके लिखा हुआ उसको पढ़ के समझेंगे और आगे हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ के एक एक छोटी छोटी बातों के इस एक्ट के को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है किसी भी देश के राष्ट्रीय आय मतलब उस देश के नेशनल इनकम का प्रमुख स्रोत मतलब सोर्स, किसकी बात करेगा? सोर्स। उद्योग भी होते हैं मतलब इंडस्ट्री होते हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है दोस्त कि किसी भी देश के नेशनल इनकम का एक मेजर सोर्स जो होता है वो उसकी इंडस्ट्री होती है। यानी राष्ट्र का विकास औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। मतलब नेशनल उस नेशन का जो डेवलपमेंट है वो कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था या रिलेटेड होता है। साथ ही औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक शांति की आवश्यकता है। मतलब अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा चाहिए तो वहां इंडस्ट्रियल पीस का होना आवश्यक है। अब सोचिए अगर रोज हड़ताल हो रही है, रोज कोई बात, तो वहां वर्क हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब वर्क नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो उस देश की जीडीपी आगे नहीं बढ़ेगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? और जीडीपी नहीं बढ़ी तो उस देश का नेशनल इनकम नहीं बढ़ा। समझ में आया? तो इंटरकनेक्टेड है चीजें एक दूसरे से। अब बात समझिएगा, का होना आवश्यक माना जाता है औद्योगिक शांति के लिए मजबूत एवं जिम्मेवार, मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबल श्रम ट्रेड यूनियन की आवश्यकता होती है तथा आवश्यकता अनुसार सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक माना जाता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखिए कि जो ट्रेड यूनियन है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव है किसकी? श्रमिकों की, ठीक है। वही एक मतलब
समझ के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज करिए ट्रेड यूनियन, जो इंडस्ट्री के अंतर्गत जो जितने भी एम्प्लॉय है, ठीक है, जितने एम्प्लॉय हैं उनको रिप्रेजेंटेट करता है, ठीक है, और अपनी बातों को एम्प्लॉयर के समक्ष रखता है और उनसे मनवाने की बात करता है और उनसे कोशिश करता है कि उसकी जो मेजर डिमांड है उसको मानी जाए। समझ में आया? अब बात आगे समझिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, आवश्यकता अनुसार गवर्नमेंट का हस्तक्षेप आवश्यक माना जाता है। कोई भी मजबूत श्रम संघ अपने संस्थान के अंतर्गत नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर के साथ अपने सदस्यों के रोजगार की शर्तें, जो वर्किंग कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है से संबंधित उत्पन्न मतभेद मतलब जो डिस्प्यूट या विवाद, डिस्प्यूट को सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग या समझौता करके निपटाने में काफी सफल होता है। मतलब यहाँ ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि ट्रेड यूनियन क्या करता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा जो अपनी डिमांड होती है, किसकी डिमांड बात करेगा, वो एम्प्लॉय की डिमांड की बात करेगा और किसके सामने करेगा, एम्प्लॉयर से करेगा। समझ में आया कि नहीं? और उसको मनवाने में वो सफल होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज के रेलवे में देखेंगे कि ट्रेड यूनियन बना हुआ है, ये सारी का हर इंडस्ट्री में देखेंगे ट्रेड यूनियन बना हुआ है, बड़ी बड़ी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समझ इतनी बात को समझ में आ गया कि नहीं कि गवर्नमेंट का भी रोल वहां होता है, साथ में एम्प्लॉयर का भी रोल है और एम्प्लॉय का भी रोल है। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। अब देखिए, भारत में यद्यपि आधुनिक रूप से कि श्रम संगठन या श्रम संघ का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, बात को समझना है कि जो 1920 का कहीं ना कहीं दशक है, वहां इंडिया में ट्रेड यूनियन का डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये ट्रेड यूनियन इतना मजबूत नहीं है कि जो अपनी बातों को आसानी से मनवा सके। समझ में आया? नहीं समझ में? मतलब ट्रेड यूनियन इतना मजबूत नहीं है कि अपनी बातों को एम्प्लॉयर से मनवा सके, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ इस एक्ट में, ठीक है। फिर भी 1945 तक अनेक कारणों से मजबूत श्रम संघ नहीं बन पाया, ठीक है, 1940 तक। अतः सामूहिक सौदेबाजी द्वारा मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा ऐसे समझौतों का अभाव होता है जो नियोजक की शर्तों को निश्चित कर पाते हो, मतलब नियोजन की शर्तों को निश्चित कर पाते हो। फिर भी कुछ नियोक्ता एम्प्लॉयर ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपने सूचना पत्र पर आवश्यकता अनुसार जो भी शर्तें हैं उसको बताते हैं। बात यहां समझने की यह है कि दोस्त कह रहा है कि अभी तक जैसे 1920 के दशक से इंडिया में ट्रेड यूनियन का बनना स्टार्ट हो गया था अच्छे से, लेकिन वो ट्रेड यूनियन इतनी मजबूत नहीं थी कि वो एम्प्लॉयर से जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, ठीक है, उसको लागू करवा सके या उसको मनवा सके। समझ में? हाँ, 1945 के बाद ऐसे कंडीशन देखी जाती है, लेकिन 1920 से 1945 के बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट सामने आता है। समझ में? इन्हीं डिस्प्यूटों के कारण कहीं न कहीं इस एक्ट के लाने की आवश्यकता पड़ जाती है। आगे समझिए बात क्या लिख रहा है। कार्यवाही के बारे में समान जानकारी दे दिया करते थे, मतलब कुछ एम्प्लॉयर ऐसे थे जो नियोजन की शर्त थी, जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन थी, ठीक है, उसको मतलब नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे, ठीक है, और उनके बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन थी वो दे देते थे। इस प्रकार के कार्य की दशा का निर्धारण एक तरफा हुआ करता था, मतलब कि कहीं न कहीं उसमें एम्प्लॉय का कोई मतलब रोल नहीं होता था, केवल एम्प्लॉयर रहता था और एम्प्लॉयर जिस अपने अकॉर्डिंग नियोजन मतलब एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को बना देता था और उसको एम्प्लॉयर को फॉलो करना होता था। समझ में आया? क्लियर है? नहीं क्लियर करता था। और श्रमिक अपनी संगठन शक्ति के अभाव में मतलब ट्रेड यूनियन के जो एम्प्लॉय है वो ट्रेड यूनियन ना होने के कारण विरोध नहीं कर सकता था, मतलब उसको मतलब जो भी कंडीशन बनाई जा रही है एम्प्लॉयर द्वारा उसका विरोध नहीं कर पाता था। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। फलतः किसी को कार्य पे रखना या निकाल देना, किसी की अवनति मतलब डिमोशन कर देना, या किसी का बदली कर देना मतलब ट्रांसफर कर देना, किसी का टर्मिनेशन कर देना इत्यादि सभी निर्णय उस प्रबंधक के हाथ में था। मतलब जो एम्प्लॉयर है उसके हाथ में कहीं न कहीं है कि किसको निकाल देना है, किसको हटा देना है, किसको ट्रांसफर कर देना है, ये सारी बात है, ठीक है। इस प्रकार श्रमिकों के बीच असंतोष मतलब कहीं न कहीं उनके बीच मन मुटाव था। किसके किसके बीच? एक तो एम्प्लॉयर है, अब इनके प्रति किसके बीच?
एम्प्लॉइयों के बीच। समझे नहीं समझे कि एक मनमुटाव फैल रहा था, कहीं कहीं भयंकर विरोध में हड़ताल भी हुई, सफल आंशिक हड़ताल मतलब स्ट्राइक, लॉकआउट, तालाबंदी इत्यादि घटनाएं आदि दिन इन्हीं को लेकर हुआ करती थी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना बहुत आसान है, ठीक है। एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो जनरली ऐसे ही समझ में आ जाएगा यार। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए न्याय का अभाव था, मतलब कि जो एम्प्लॉय है उनके लिए जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा था, ठीक है। उन्हीं कारणों से यह आवश्यकता समझी गई थी कि राजनीतिक संविधान जैसे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है की तरह एक औद्योगिक संविधान भी प्रत्येक कारखाना मतलब हर कारखाना मतलब फैक्ट्री, औद्योगिक संस्थान के स्तर पर के लेवल पे मतलब फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री के लेवल पर श्रमिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, श्रमिकों के अधिकार मतलब राइट एवं ड्यूटी तथा नियोजकों के अधिकार की भी व्याख्या हो, मतलब दोनों की डिस्प्यूट दोनों में हो रहा है तो ऐसा एक गाइडलाइन बनाया जाए जिसमें दोनों के राइट और मतलब दोनों के राइट की व्याख्या की जाए, को डिफाइन किया गया हो। इस तरीके की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए भारतीय श्रम सम्मेलन, बहुत सारे श्रम सम्मेलन हुए थे दोस्त, उससे पहले ठीक के अंतर्गत लगातार 3 सम्मेलन 1943, 1944, 1945 में इस विषय पर बहस हुआ और सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा मतलब गवर्नमेंट द्वारा एक कानून पारित किया जाना चाहिए, एक लॉ मतलब बनाया जाना चाहिए जिससे नियोजक मतलब एम्प्लॉयर अपने संस्थान के अंतर्गत नियोजन की शर्त एवं दशाओं को स्पष्ट कर सके। समझ में आया? ये बैकग्राउंड समझ में आ गया, ठीक है। तो उसको समझ लीजिएगा, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को, ठीक है। तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें, क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सारी बातें, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए क्या कह रहा है, अंततः उद्योगों में व्याप्त अनियमितताओं मतलब इनरेगुलरिटीज जो है, सरकार ने कर्मकारों के संचालन संबंधी नियम से संबंधित एक कानून पारित करने का निर्णय लिया। इसके लिए 1945 में औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश बिल पेश किया गया जो 23 अप्रैल 1946 को पारित होकर कानून का रूप धारण कर या जिसे हम आज के डेट में औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 के नाम से जानते हैं। यह कानून विभिन्न तिथियों को विभिन्न राज्यों में लागू हुआ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब कि एक एक्ट बनाने की आवश्यकता हुई, वो एक्ट 1946 के रूप में कब आया, जो 23 अप्रैल 1946, ठीक है। समझ में आया नहीं समझ में? यही बात लिखा हुआ और कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है, और अदर चीजें जानने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात को छोटी छोटी बात को समझ के, इंपॉर्टेंट बातों को समझ के एक्ट को खत्म करेंगे। अब ध्यान दीजिए, बात करता है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो पहली बात तो इस कानून के संबंध में 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई जो निम्नलिखित है। पहले, यह केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून है, इसी कारण यह पूरे देश में लागू होता है, मतलब पूरे होल लेवल इंडिया पे ये लागू है, एप्लीकेबल है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखता है। वैसे तो ये कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया, लेकिन राज्यों में इसे लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पारित किया गया, लेकिन जो स्टेट में लागू करने की जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसको दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। अगला प्रोविजन देखते हैं क्या कहता है इसमें। अगला कहता है, यह कानून उद्योगों में मतलब इंडस्ट्री में औद्योगिक संबंधों को अच्छा एवं शांतिपूर्ण मतलब इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उसको अच्छा एवं शांतिपूर्ण बनाने का कार्य करता है या करती है। अतः इसे इंडस्ट्रियल रिलेशन लेजिस्लेशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, क्लियर। और ये क्या करता है, कहीं कहीं अच्छा एवं शांतिपूर्ण संबंध की बात करेगा, ठीक है, शांतिपूर्ण संबंध की बात करेगा। क्षेत्र एवं विस्तार की अगर बात देखेंगे तो क्या है इस एक्ट के अंतर्गत, स्कोप एंड कवरेज की बात करेंगे। यह कानून संपूर्ण भारत के उन सभी औद्योगिक संस्थानों में लागू होता है जहां विगत 12 माह में किसी भी दिन 100 या इससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। अब बता रहे हैं आपको, पहली बात कुछ जगह 50 भी दिखेगा, तो पहले 50 था, अभी ये 100 है, ठीक है। तो 100 मन के हम आगे बढ़ेंगे, और आगे जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको कम भी कर सकती है। समझ में आया नहीं समझ में आया? फिक्स नहीं है, इसको
कम भी कर सकती है, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है दोस्त, ठीक है। अब देखिए आगे लिख रहा है ये कि उपयुक्त सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसे उन संस्थानों में 2 माह पूर्व, कितने माह पूर्व, 2 माह पूर्व, 2 मंथ बिफोर मतलब नोटिस देकर लागू कर सकती है, जहां 100 से कम श्रमिक कार्य कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? 100 तो फिक्स है, लेकिन 100 से कम पे भी लागू कर सकती है। कौन कर सकती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। कितने माह पूर्व नोटिस देके, क्या नाम है, 2 माह मतलब 2 मंथ बिफोर नोटिस देके ये लागू कर सकती है। क्लियर है? अब देखिए अगली बात क्या कर रहा है, एक बार जिस संस्थान में कानून लागू हो गया, जहां मतलब लागू हो जाए, वहां के अगर श्रमिक की संख्या 100 से कम भी हो जाए तो यह कानून लागू रहेगा। मतलब ऐसा प्रोविजन हम पहले भी एक्टों में देख चुके हैं कि मतलब 100 है इसकी कंडीशन, और एक बार जब एप्लीकेबल हो गया तो एप्लीकेबिलिटी के बाद अगर 100 व्यक्ति से कम भी व्यक्ति उसी संस्थान में हो जाते हैं तो भी ये एक्ट लागू रहेगा। समझ में आया इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे देखते हैं क्या है। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्त कि यह कानून उन संस्थानों में लागू नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है भाई, समझ में आया? लागू होता है तो समझ गए, लेकिन उन संस्थानों में लागू नहीं होता जहां बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट या गवर्नमेंट सर्विस रूल लागू किया गया हो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब बात समझिए दोस्तों, ये जो बॉम्बे वाला है ना, ये जो बॉम्बे वाला है, ये सबसे पहला स्टैंडिंग ऑर्डर है इंडिया में, ठीक है। कभी कभी पूछा हुआ कि सबसे सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया था, तो बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट बनाया गया था। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? इसके आगे बढ़े। इस कानून के अंतर्गत सभी औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया है जिन्हें पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान की संज्ञा दी गई है। कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के अंतर्गत जो इंडस्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत रखा गया है, इन्वॉल्व किया गया है, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, मतलब इसमें इन्वॉल्व है या इस एक्ट के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। समझ में आया नहीं समझ में इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत भी सभी कारखाने आते हैं जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत आते हैं। वही सिमिलर कुछ बात है, बस वहां 1936 की बात थी या 1948 की भी बात की गई है, वो भी आते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक रेलवे इकाई जो रेलवे एक्ट 1890 के अंतर्गत आते हैं, शामिल किए गए हैं। तो समझ में आ गया किनको किनको कवर कर रहा है ये एक्ट। ठीक है, बहुत छोटी छोटी और सिमिलर बात क्या है कि बहुत ऐसी नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड बात लिखी हुई है, सिंपल सी बात लिखी हुई है, उसको समझ लेना है दोस्तों। उसको पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है समझ में आ गई। जहां समझाने की बात होगी वहां मैं आपको समझाऊंगा। अब ध्यान दीजिए इधर, इसके अंतर्गत वे सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लरिकल एंड सुपरवाइजरी इत्यादि के रूप में कार्य करते हैं। मतलब सुपरवाइजर भी है, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, मैनुअल है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सबको ये कवर करता है। लेकिन ऑफिसर रैंक के अधिकारियों को ये कवर नहीं करेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या क्या है। इस कानून के अंतर्गत वे ऑफिसर या अन्य एम्प्लॉय नहीं सम्मिलित होते हैं जो आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, पुलिस, जेल सर्विस के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ठीक है, अब जो अपना कॉन्सेप्ट है अगला कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, समझ में आए? ठीक है, समझते हैं अभी। तो अभी इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से इस बात, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा दोस्तों। पहली बात तो ये करा है, यह कानून श्रम कानूनों की एक रूपता को स्थापित करता है, मतलब कि ये यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करता है। किसमें? लेबर लॉ में। अब क्या था दोस्तों कि उस समय हर इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री की जो स्टैंडिंग ऑर्डर थे वो अलग अलग थे। ठीक है, जो वर्किंग कंडीशन थी वो अलग अलग थी, तो उन सब में यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐड किया गया कि हर इंडस्ट्री में इस बात को मानना होगा। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर है? अब देखिए दूसरी बात समझिए, भारतीय औद्योगिक संस्थानों में नियोजन से संबंधित विभिन्न छोटे छोटे मुद्दे को न केवल परिभाषित किया गया है या करने का प्रयास किया गया करता है, बल्कि इसके प्रतिक्रियात्मक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। मतलब कहीं न कहीं वो जो इशूज है, ठीक है, ये जैसे प्लानिंग लिखा हुआ ना, ये एम्प्लॉयमेंट होगा। तो पूरे एक्ट में जहां भी प्लानिंग आप इंग्लिश में पा जाइएगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में उसके जो रिएक्शनरी नेचर है, जो एक्शन के रिएक्शनरी नेचर है,
उसको भी ये डिफाइन करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए, औद्योगिक विवादों एवं समस्याओं को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त करना है, इसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है कि मतलब कि कोई भी अगर डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको शुरुआत में, इनिशियल फेज में ही उसको रिजॉल्व कर दिया जाए, ये कहीं ना कहीं इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। दूसरा और बात और समझते हैं, इसमें लिखता है नियोजक तथा कर्मचारी, मतलब नियोजक मतलब क्या, एम्प्लॉयर हुआ एवं एम्प्लॉय के कर्तव्य, ड्यूटीज एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्दिष्ट स्पेसिफाई किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं कि दोनों के राइट्स एवं ड्यूटीज के बारे में बात करेगा ये एक्ट, क्लियर है। और साथ में देखते हैं अस्थायी आदेश, स्टैंडिंग ऑर्डर को कानूनी मान्यता प्राप्त है, मतलब ये कहीं न कहीं जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, यार ऑर्डर क्या है कि मानना है, अगर इसको नहीं मानेंगे तो क्या है कि उसके बिहार पे पेनल्टीज आपको दी जाएगी। पेनल्टी कब दी जा सकती है, जब उसको लीगल राइट मिला हो। समझ में आया कि एक लीगल फॉर्मेट में है, जैसे क्या है कि अपने संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाते हैं कि हम लोग कि जैसे अगर फंडामेंटल राइट पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए पेनल्टीज की बात की गई है, लीगल राइट की बात की गई है, लेकिन डीपीएसपी के लिए ऐसी बात नहीं है। समझ में आएंगे, समझ उसी प्रकार से ये है। और आगे देखिए क्या बात है कि अनुशासनात्मक जो डिसिप्लिनरी एक्शन है और सौहार्दपूर्ण कार्य की दशाएं बनाए रखना ताकि उच्च उत्पादकता हो सके। ये भी बात समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखा हुआ है, बात ये लिखा है कि डिसिप्लिन और क्या नाम है कि जो मैत्रीपूर्ण एमिकेबल मतलब कंडीशन है उसको बनाए रखना। समझ में आया, तभी अगर यार दोनों में अगर डिसिप्लिन के साथ अगर मित्रवत संबंध रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस इंडस्ट्री के वर्कर अच्छे से काम कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में, तो इसी बात को इसमें रखा है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं कि डिस्प्यूट को कम करना है, ठीक है। अब मेन प्रोविजन की बात करेंगे इस सेट के अंदर। मेन प्रोविजन में हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, इसके अंतर्गत पढ़ के समझ जाएंगे। देखिए क्या है, किसी संस्थान में जिस दिन से यह कानून लागू होगा, कि जिस दिन से यह कानून लागू होगा या किया जाएगा, उसके नियोजक की जिम्मेवारी मतलब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नियोजन से संबंधित उन सभी मुद्दों जिसका वर्णन कानून के अनुसूची में किया गया है से संबंधित विषयों पर स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करेंगे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस नियोजक की, जहां पे ये एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर के सभी विषयों को नियोजक परिभाषित मतलब डिफाइन करेगा। कौन करेगा, एम्प्लॉयर करने की कोशिश करेंगे तथा उनके प्रतिक्रिया स्वरूप दंड को भी मतलब वो स्पष्ट करेंगे। उसमें एक नोटिस बनाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा सब कुछ, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन है और उस पर पेनाल्टीज की भी बात की जाएगी जो भी इसमें दी गई है। नियोजक इस स्टैंडिंग ऑर्डर की 5, ये इंपॉर्टेंट है, कितनी 5 प्रतिलिपियों को तैयार कर सर्टिफाइड अथॉरिटी को सुपुर्द करेगा। मतलब एक अथॉरिटी होगी, सर्टिफाइड अथॉरिटी अभी तक नहीं समझ में है इस एक्ट के अंतर्गत सर्टिफाइड अथॉरिटी क्या है, आगे हमें समझ में आएगा। जैसे रीजनल लेवल का ऑफिशियल होगा, डिप्टी लेवल का ऑफिशियल होगा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, आगे आ जाएगी बातें। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि वो 5 प्रतिलिपि, कितनी प्रतिलिपि 5, किसको सर्टिफाइड अथॉरिटी को सुपुर्द करेगा। कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। कुछ विशेष परिस्थिति में समान उद्योग मतलब कि एक जैसा करने वाले मतलब उद्योग की बात करेगा, एक जैसे उद्योग क्या है, समान उद्योग के नियोजक एम्प्लॉयर एक संयुक्त एक ज्वाइंट स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करेंगे, कर सर्टिफाइड अथॉरिटी के समझ प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब बात समझ में आई कि जैसे एक जैसे कार्य करने वाले उद्योग के नियोजक जो एम्प्लॉयर होंगे वो एक ज्वाइंट स्टैंडिंग मतलब एक संयुक्त मतलब लिखा हुआ है ज्वाइंट स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार कर सर्टिफाइड अथॉरिटी के समझ प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, इस बात को समझना होगा, ठीक है। उसमें इतना ही पॉइंट था। अब अगला देखते हैं कि अस्थायी आदेश के प्रमाणीकरण की दशा एवं विधि की बात करेगा। कंडीशन फॉर प्रोसीजर टू सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें लिखी गई हैं। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, जिस दिन ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाइड ऑफिसर प्राप्त करेगा वह उसकी एक प्रतिलिपि, ठीक है, ये देखिए अमित और ये गलत लिख दिया है, ठीक है, तो यहां होगा क्या, श्रमिक,
ठीक है, मतलब एम्प्लॉय की बात करेगा, साथ में ट्रेड यूनियन की बात करेगा। मतलब जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, जो वहां पे एम्प्लॉयर बना रहा है और वो सर्टिफाइड ऑफिसर को दे रहा है, ठीक है, जब सर्टिफाइड ऑफिसर उसको प्राप्त कर लेगा, उसको मिल जाएगा, तो वह उसकी प्रतिलिपि, मतलब एक जो उसका मतलब जो ऑर्डर का एक मतलब पेज होगा ऐसा, वो श्रमिकों, एम्प्लॉय और उनके ट्रेड यूनियन को वो भेज देगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि ये चीजें बनाई गई हैं। अब आगे देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है इस ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ सर्टिफाइड ऑफिसर का एक नोटिस श्रमिकों को या उसके श्रम समूहों को भेजा जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि 15 दिनों, कितने 15 दिनों के अंदर यदि कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन श्रमिक को या उनके श्रम संघ को हो तो वे प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन है, उसको उठाने के लिए कितने टाइम पीरियड दिया जा रहा है, किसको 15 दिन का। किसको दिया जाएगा, एम्प्लॉय को या कहीं न कहीं उसके यूनियन को। समझ में आया, ये कौन देगा, सर्टिफाइड ऑफिसर देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अब बात समझिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे इस एक्ट के अंतर्गत बात की गई है दोस्त कि श्रमिक या श्रम संघ के द्वारा भेजे गए किसी भी प्रकार का आपत्ति, ऑब्जेक्शन प्राप्त होने पर सर्टिफाइंग ऑफिसर दोनों पक्षों को, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्शन उस पर आता है विदिन 15 डेज, दोनों पक्षों को बुलाकर सौहार्दपूर्ण वार्ता द्वारा उचित निर्णय लेने या संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कौन करेगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर। कौन दोनों पक्ष भाई, यहाँ पे कहीं न कहीं एम्प्लॉयर की बात करेगा और साथ में एम्प्लॉय या इसके ट्रेड यूनियन की बात करेगा। समझ में, इन दोनों को बुला के बातचीत करेगा, बातचीत करके इस पे निर्णय देने या संशोधन करने की बात कहेगा। समझ में आया, क्लियर है। आगे देखते हैं और आगे क्या कह रहा है दोस्त कि अगर दोनों पक्षों द्वारा मतभेद उत्पन्न हो जाए तो प्रमाणकर्ता अधिकारी खुद, ये खुद लिख गया है, ये गलत है, यहां लिखना है खुद, मतलब सेल्फ, निर्णायक बनकर उचित निर्णय देगा। समझ में आया कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो खुद निर्णय देगा, उचित जो भी मतलब जस्टिसिएबल होगा उस समय, जो भी मतलब उसको लगेगा कि इस तरीके का निर्णय इस केस में देना चाहिए। समझ में आया, अपने इच्छा से निर्णय देगा। अब आगे देखिए कुछ और भी प्रोविजन किए गए हैं। अंततः प्रमाणकर्ता पदाधिकारी मतलब सर्टिफाइड ऑफिसर अस्थायी आदेश को 7 दिन के अंतर्गत, 7 दिन, कितने अंतर्गत, 7 दिन के अंदर प्रमाणित कर दोनों पक्षों को भेज देगा। समझ में आया, पहली बात तो समझिए 15 दिन का वो टाइम दे रहा है, दूसरा 7 दिन के अंतर्गत इसको प्रमाणित कर देगा, सब कुछ होने के बाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए क्या है, अब इसमें अपील का प्रोविजन किया गया है। इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि ऑर्डर तो चला गया, समझ में आया, ऑर्डर चला गया। अब उस ऑर्डर पे अगर फिर से कोई ऑब्जेक्शन है, जिससे कोई सपोज कर एम्प्लॉयर ही नहीं खुश है, एम्प्लॉय भी नहीं खुश है, तो उस पर कहां अपील किया जा सकता है और उसका क्या प्रोविजन है, इसको दिया गया है। तो कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दल, मतलब यूनियन की बात करेगा यार, ठीक है, सर्टिफाइंग ऑफिसर के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो प्रमाणीकरण की सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अंतर्गत, समझ में आया, 30 दिन के अंतर्गत अपीली अथॉरिटी के पास इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। और अपील अथॉरिटी जो है को यह अधिकार प्राप्त है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर को कंफर्म कर दे या इसमें आवश्यक संशोधन कर सकता है। अब बात को समझिए कि अगर कोई भी दल, मतलब इसमें एम्प्लॉयर की बात है या एम्प्लॉय की बात है, यही दोनों तो दल है इसमें, समझ में आया नहीं। जो एम्प्लॉय है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है ट्रेड यूनियन। अब ये क्या है कि अगर कहा कि कोई भी दल मतलब सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है, अथॉरिटी है, उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो प्रमाणीकरण की सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अंतर्गत, जो उनके पास नोटिस जा रहा है उसके 30 दिन के अंतर्गत अपील अथॉरिटी के पास जाके अपील कर दे, ठीक है। और अपील अथॉरिटी इस पे रोक लगा भी सकता है या आवश्यक संशोधन भी कर सकता है, जो भी चीजें हैं वो अपने हिसाब से कर देगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है अगला जो कॉन्सेप्ट है, अस्थायी आदेशों का क्रियान्वयन, ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। यह स्टैंडिंग ऑर्डर अपने प्रमाणीकरण के 30 दिनों के अंतर्गत
लागू हो जाएगा। जब उसको सर्टिफाई कर दिया जाएगा उसके 30 दिन के अंतर्गत ये लागू हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लेकिन इस स्टैंडिंग ऑर्डर के विरुद्ध कोई अपील है या अगर अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष किया जाएगा तो इस स्थिति में यह स्टैंडिंग ऑर्डर अधिकारी के निर्णय, मतलब जो अपीली अथॉरिटी है उसके निर्णय के 7 दिनों के पश्चात लागू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि पहली बात तो लिखा है 30 दिन के अंतर्गत लागू हो जाएगा, लेकिन अगर कोई अपील कर देता है तो उसमें 7 दिन का और प्रोविजन बढ़ जाता है। क्या? कब से? जब वो निर्णय दे देता है अधिकारी। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए क्या लिख रहा है, प्रमाणित स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर के, मतलब इसमें प्रोविजन क्या है कि कब इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। समझ में आया? इस बात को इसमें आम कवर करेंगे। अब देखिए लिखता क्या है कि जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है में 6 माह के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट बात है, 6 माह के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या? कोई भी परिवर्तन विद इन 6 मंथ इसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन नियोजक और श्रमिकों के बीच, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कोई ऐसा एग्रीमेंट हो गया हो कि वे आवश्यक मॉडिफिकेशन है तो सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि पहली बात तो इसमें लिखा हुआ है कि 6 माह के अंतर्गत कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बात है कि एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय के बीच अगर एक एग्रीमेंट बन जाता है तो वो कहीं न कहीं जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है उसके पास मॉडिफिकेशन के लिए अपील कर सकते हैं। समझ में आ गया? यही बात लिखा हुआ है इसमें। आगे देखते हैं क्या लिखा है, अस्थायी आदेशों की पंजिका मतलब रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसकी रजिस्टर को कैसे क्या मेंटेन किया जाना है। तो देखिए भाई लिखा हुआ है इसमें, कहा गया है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर एक रजिस्टर रखेगा जिसमें सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब जो प्रमाणित अस्थायी आदेशों का विवरण रखा जाएगा। किसके पास रहेगा? ऑफिसर के पास रहेगा। यदि किसी भी पक्ष यानी नियोजक या श्रमिक मतलब एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को इस सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर की प्रतिलिपि की आवश्यकता पड़े तो वह निर्धारित शुल्क जमा कर उसे प्राप्त कर सकता है। समझ में है? यार कुछ भी समझाने वाला नहीं लिखा है, बहुत आसान एक्ट है, छोटा सा एक्ट है। ठीक है, इसको याद कर लेना, इसको पढ़ लेना है। मेजर बातें हैं, अभी पेनाल्टीज क्या जाएगी वहां बातें हैं। ठीक है, बाकी जो डेट्स दी हुई है 30 दिन 7 दिन 15 दिन वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ कहाँ लागू होता है ये इंपॉर्टेंट है, कब ये बना ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये बना ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है अगला कॉन्सेप्ट, क्या कहता है कि नियोजन की बाध्यता। ठीक है, तो इसमें क्या है, कहा गया है कि प्रत्येक नियोजक यह उत्तरदायित्व होगा कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर की प्रतिलिपि को अंग्रेजी या अधिकांश श्रमिकों के पढ़ने या समझने लायक किसी अन्य भाषा में लिखकर मुख्य प्रवेश द्वार पे सूचना पट पर चिपका देना। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नियोजक मतलब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या नाम है कि उसका एक पेज अंग्रेजी या अधिकांश जैसे इंग्लिश में या जो मैक्सिमम एम्प्लॉय समझ सके उसको पढ़ के समझ सके। ठीक है, उस भाषा में जो प्रवेश एंट्री का द्वार होगा ना, एंट्री पे जो सूचना नोटिस बोर्ड पे जाके उसको चिपका देंगे। समझ में आया कि ये बातें हैं, या उस पर लिख देंगे। ठीक है, अवगत करा दे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए निर्वाहक भत्ता का भुगतान। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें इस बात को समझ लेना है कि अगर यदि किसी कर्मकार मतलब वर्कमैन या एम्प्लॉय को निलंबित सस्पेंड किया गया हो तथा उस पर लगाए गए आरोप की जांच नहीं हुई हो, मतलब क्या जांच नहीं, इन्वेस्टिगेट अभी नहीं हुआ हो या उसकी जांच का कार्य चल रहा हो, तो उस स्थिति में उस कर्मकार मतलब वर्कमैन को निलंबित की तिथि से 90 मतलब 90 दिनों तक उसकी मजदूरी का 50% राशि भुगतान किया जाएगा। मतलब ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कहीं ना कहीं कि अगर किसी को हटा रहा है या टर्मिनेट कर रहा है तो उसकी जब तक जांच चल रही है उस दौरान 90 दिनों का जो मजदूरी होगा उसका 50% उसको भुगतान किया जाएगा। अब देखिए 90 दिनों तक, ठीक है, उसकी मजदूरी का 50% भुगतान
किया जाएगा। इसके बाद भी यदि सत्यता साबित होने में विलंब हो तो उसकी मजदूरी का 75% राशि का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक उसके आरोप पर कोई उचित निर्णय नहीं, मतलब जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जा सकता है इन 90 डेज के बाद, तो 75% उसका जो वेज होगा उसकी भुगतान की जाएगी, वो दिया जाएगा। यदि इन निर्वाह भत्ते से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसे श्रम न्यायालय लेबर कोर्ट के अंतर्गत सुलझाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर अलाउंस से रिलेटेड जो ये है, अगर कोई समस्या आती है तो उसको कहाँ निपटाया जाएगा, तो लेबर कोर्ट के अंतर्गत निपटाया जाएगा। अब आगे देखते हैं इस एक्ट में क्या प्रोविजन है दोस्त। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, लेकिन यार इसमें कुछ बताने वाली बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। तो इस एक्ट की मेजर चीजों को समझ चुके हैं हम लोग, और जो भी आगे प्रोविजन हो उसको पढ़ के हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए क्या है कि प्रत्येक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने यहाँ सर्टिफाइंग ऑफिसर या अपील अथॉरिटी की नियुक्ति करेंगे। अब यहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिख दिया तो साफ बात है स्टेट गवर्नमेंट भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है, आगे देखेंगे कहाँ कहाँ होता है, लेकिन इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ऑफिसर और इस ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। अब बात को समझिएगा, साधारणतः मतलब जनरली डिप्टी लेबर कमिश्नर या रीजनल लेबर कमिश्नर वो सर्टिफाइंग ऑफिसर होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर होगा कहीं न कहीं डिप्टी लेबर कमिश्नर होगा या रीजनल लेबर कमिश्नर होगा, समझ में आया, नियुक्त किया जाता है। तथा चीफ लेबर कमिश्नर अपीलेट अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, या माना जाता है। समझ में आया, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जो डिप्टी लेबर कमिश्नर है और रीजनल लेबर कमिश्नर है वो सर्टिफाइंग ऑफिसर है। अब ये अपना प्रोविजन देने के बाद कहाँ अपील करने वाली बात थी, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते थे, तो अपीलेट अथॉरिटी के रूप में कौन काम कर रहा है, चीफ लेबर कमिश्नर कर रहा है। इन दोनों पदाधिकारियों को निर्णय लेने तथा इस कानून से संबंधित सारे प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होते हैं वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन पदाधिकारियों को निर्णय लेने हेतु सिविल कोर्ट के सारे मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव है एडमिनिस्ट्रेटर है इन सबको क्या सिविल कोर्ट का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। अब सिविल कोर्ट के वैल्यू का मतलब क्या है, वो जांच कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और अपने डिसीजन को दे सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। जांच पड़ताल कर सकते हैं और गवाह मतलब क्या विटनेस की बात कर सकते हैं, वो दिला सकते हैं, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है बात को समझना कि सर्टिफाइंग ऑफिसर के रूप में किसे देखा जाता है, डिप्टी लेबर कमिश्नर या रीजनल लेबर कमिश्नर की बात करेगा। जब अपीलेट अथॉरिटी की बात करेगा तो हमें चीफ लेबर कमिश्नर के रूप में समझना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और कौन नियुक्त कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए पेनल्टीज की बात की गई है इस एक्ट के अंतर्गत, गलती एवं दंड की बात की गई है। अब देखिए क्या है, यदि कोई नियोजक या मतलब जो एम्प्लॉयर है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को निश्चित समय के अंतर्गत सबमिट नहीं करता है तो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसी गलती दोष सिद्ध के बाद कुछ समय जारी भी रखता है, मतलब पहली बार तो 5,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा, और अगर इसको ऐसा हो गया कि प्रूव हो गया कि इसने ये गलती की है और उसको बार बार दोहराता है तो 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त 200 रुपए पर डे के हिसाब से एडिशनल फाइन उस पर या एडिशनल पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। दूसरी बात, अगला क्या कहता है इसमें कि यदि कोई नियोजक सर्टिफाइंग ऑफिसर के पूर्व अनुमति के बिना मतलब इससे अनुमति परमिशन लिए बिना स्टैंडिंग ऑर्डर में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन मतलब चेंज करता है तो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यदि वह गलती जारी रखता है मतलब उसी को दोहराता है तो 200 रुपया प्रतिदिन की दर से उस पर अतिरिक्त दंड लगाया जा सकता है। सेम बात रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो याद करना भी आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि कोई भी पक्ष इस प्रमाणित मतलब सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर का उल्लंघन करता है, कोई भी पक्ष की बात कर रहा है तो मतलब बात समझ जाइए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की बात करेगा ये, तो उसे अधिकतम 100 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। दोष सिद्धि के पश्चात इस तरह की गलती जारी रखना पे 2500 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना पड़ेगा। ये भी बात लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं समझ, मतलब अगर उल्लंघन करता है
तो 100 रुपया तक का जुर्माना पड़ेगा, और अगर उसको कंटिन्यू रखता है तो 25 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग भी इससे फाइन लिया जाएगा। पावर टू मेक रूल्स लिखा हुआ है कि कहा गया कि इस कानून से संबंधित किसी भी नियम बनाने का अधिकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को होगा। उपयुक्त सरकार अपने राजकीय गजट में अधिसूचना देकर आवश्यक नियम बना सकती है। कई बार बातें की जा चुकी हैं इस पे, तो इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आसान चीजें हैं, ठीक है, इसको समझ लेना है। अब आगे देखते हैं क्या लिख रहा है इस एक्ट के अंतर्गत। लिख रहा है दोस्त, कहा गया है कि यदि कोई प्रमाणित मतलब सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर की व्याख्या के संदर्भ में अगर संबंधित पक्षों में कोई मतभेद हो रहा है कि मतलब जो ऑर्डर है उसको डिफाइन करने में, मतलब डिफाइन करने में या एक्सप्लेन करने में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो 1947 मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत गठित लेबर कोर्ट, कौन, लेबर कोर्ट के समक्ष उस मतभेद को प्रस्तुत किया जाएगा तथा लेबर कोर्ट के निर्णय सभी पक्षों पे मान्य होंगे। कि जो भी इसमें पक्ष है मतलब एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों पे जो लेबर कोड वाला निर्णय दिया जाएगा वो मानना अनिवार्य होगा। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। अब इसमें डिफिनेशन की बात की गई है दोस्तों, तो देखिए क्या है कि इसके अंदर डिफिनेशन में देखेंगे तो अपीलीट पदाधिकारी को डिफाइन किया गया है, ठीक है, इसको समझ लेना है, इसको याद कर लेना है यार। अपीली अथॉरिटी मींस एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसके द्वारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट by notification in the official gazette to exercise in such area as may be specified in the notification the function of an appellate authority under this act। ये सारी प्रोविजन लिखा हुआ है, इस चीज को पढ़ के समझ लेना है, यहाँ कोई बात लिखी नहीं है, ठीक है। और ये सब चीजें हमेशा पूछी नहीं जाएंगी, सिंपल सी बात है। अपीलेट अथॉरिटी क्या है इसको समझ चुके हैं अभी तक हम लोग कि जो चीफ लेबर कमिश्नर है वो कहीं ना कहीं वो है, और उसको वो कौन इसको अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए उपयुक्त सरकार की बात किया गया है, ये भी बात हम लोग जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और किन किन मामले में है इस चीज को समझ लेंगे। देखिए जैसे कि केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले औद्योगिक उपकरण प्रतिष्ठानों, रेलवे प्रशासन, पत्तन, खान तेल इत्यादि स्थिति में केंद्र सरकार को उपयुक्त सरकार माना जाएगा तथा अन्य स्थिति में राज्य सरकार को माना जाएगा। यही बात रिपीट कर रही है बार बार, तब तो इतना याद हो गया होगा, ठीक है। अब प्रमाणकर्ता पदाधिकारी सर्टिफाइड ऑफिसर के बारे में बात किया गया है कि सर्टिफाइड ऑफिसर मींस द लेबर कमिश्नर और रीजनल लेबर कमिश्नर एंड द इंक्लूड एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इन सब को इंक्लूड करता है, तो पेपर में पूछ लेगा, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है कि एक तो लेबर कमिश्नर है, ये रीजनल लेबर कमिश्नर है, डिप्टी लेबर कमिश्नर भी है, और अगर कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया है तो वो भी है। तो 4 बना के दे देगा तो पूछ लेगा, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अब क्या अस्थायी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर की अगर बात करेगा तो कानूनी शब्दों में स्टैंडिंग ऑर्डर मींस रूल्स रिलेटिंग टू द मैटर आर सेट आउट इन द शेड्यूल, मतलब कानून में दिए गए अनुसूची में वर्णित विषयों पर बनाए गए नियम ही अस्थायी आदेश कहा जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधे लाइन को रट लेना है, लाइन को समझ लेना है, यही पेपर में पूछा जाएगा। चीजें आसान है, इस एक्ट में कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं थी जो आप पढ़ के ना समझ सके, ठीक है। कोशिश किया हूँ उसको बताने की, बाकी उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एक्ट में।